हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित। आप सबका लर्निंग रूट्स ए टू जेड पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो ये टॉपिक 12th क्लास में है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमें ये सर्च करना है, ये पता लगाना है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जर्म सेल्स को फॉर्मेशन करता है और फिर वो जर्म सेल्स एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्या है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने पता था ना कि इनहेरिटेंस थ्योरी थी जो कि ग्रेगर मेंडल ने दी थी कि भाई कुछ ट्रांसफर हो रहा है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में। और तो वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा क्या चीज है जो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जैसे कि अब लास्ट टॉपिक हमारा डीएनए हमने पढ़ा था, तो हमें पता है डीएनए ही ट्रांसफर होता है। तो अब डीएनए को कैसे आइडेंटिफाई किया गया था कि वही ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके पीछे यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो 1928 में दिया गया था, एक ओसवाल्ड ओवरी, ठीक है, कोलिन मैकलियोड एंड द मैकले मैकलार्ट एक्सपेरिमेंट है जो कब दिया गया था 1944 में। और थर्ड हमारे पास है एल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चीज एक्सपेरिमेंट जो कब दिया गया था 1952 में, जिसे हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो मैं एक बार तीनों को एक बार सेपरेटली बात करेंगे भी इस किस एक्सपेरिमेंट में कैसे क्या किया गया था। देखो, फर्स्ट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, उसने ही ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। और किस पे किया था? ये माइस पे। माइस होते बेटा चूहे, ठीक है, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ध्यान रखना। इसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या कोज करता है, निमोनिया डिजीज कोज करता है। इस बैक्टीरिया को क्या किया इसने, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया। और आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है, हमारे पास कुछ प्लेट होती है, पैट्री प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, इन प्लेट्स में यहां पर हमें न्यूट्रिशन मीडियम होता है जो कि इसके ऊपर जो भी ग्रो होगा उसे नरिशमेंट के लिए, उसे फूड के लिए वो सब चीज प्रोवाइड कराता है जो एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके ऊपर इसको ग्रो किया। ठीक है, तो जब ग्रो किया तो यहां पर 2 तरह की कॉलोनी आई। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसे देखो तो सामने से इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर लगाओ कि कुछ तो बिल्कुल सीक्वेंस में ग्रो हो रही है इस तरह। ठीक है, कुछ रफ उसमें कॉलोनी बन रही है, कुछ स्मूथ कॉलोनी बन रही है, कुछ रफ कॉलोनी बन रही है। ठीक है, स्मूथ और रफ का मतलब इतना सा ध्यान रखना सिर्फ, यहां पर स्मूथ में क्या होगा, पॉलीसैकेराइड चेन होगी। ठीक है, पॉलीसैकेराइड चेन जो आप जब सैकेराइड पढ़े होंगे लास्ट क्लास में आपने पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, और मोनोसैकेराइड पढ़े होंगे ना, तो ऐसे ही पॉलीसैकेराइड चेन होती है। यहां पर वो चेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए रफ होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के हो गए, इसे बोलेंगे एस, इसे बोलेंगे आर, यानी कि आर स्टेन और एस स्टेन और आर स्टेन। याद रखना, आर से रफ, एस से स्मूथ। होता क्या है, ये जब भी कोई भी निमोनिया, ये बैक्टीरिया है जो निमोनिया बैक्टीरिया, ये जब यहां पर ग्रो हो रहा है तो ये कैसे होगा, ग्रो होने के बाद ये अब हमारे पास एक वायरुलेंट बन गया। वायरुलेंट का मतलब होता है जो डिजीज कोज करता है। ठीक है, और जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है वो क्या है, नॉन वायरुलेंट, यानी कि डिजीज कोज नहीं कर रहा है। जिसमें से याद रखना, जो स्मूथ कॉलोनी है वो वायरुलेंट होंगी, वो डिजीज कोज करेंगी, और जो हमारे पास रफ कॉलोनी होंगी वहां का जो बैक्टीरिया है वो वीक है, और वो उसका जो कैप्सूल बोल रहा हूँ, वो जो कैप्सूल बना हुआ है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है, और उसके अंदर वो एबिलिटी भी नहीं है कि वो डिजीज कोज कर सकता है। तो होता क्या है, 4 सिचुएशन की इसने। पहली सिचुएशन क्या की, स्मूथ स्ट्रेन हमारा है जो, उसने इसको माइस मतलब चूहा, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, यानी कि सुआ लगा कर उसको माइस के अंदर डाल दिया। क्या हुआ, एस स्ट्रेन ने माइस के अंदर निमोनिया डिजीज कोज कर दी, और ये क्या हो गया, डाई हो गया। ठीक है, मर गया। सेकंड क्या है, आर स्ट्रेन है जो हमारे पास, आर स्ट्रेन में क्या हुआ,
माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो मैंने बताया था इनके पास वो एबिलिटी नहीं है, ये नॉन वायलेंट है। तो क्या हो गया, ये लिविंग रहा, ये मरा नहीं। थर्ड में क्या हुआ, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या होगा, हीट किल्ड, यानी कि ये अब गर्म करने के बाद यहां का जो बैक्टीरिया था वो मतलब कि वो हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइस के अंदर डाला तो अब माइस कैसा है, लिविंग। ठीक है, फोर्थ में क्या हुआ, एस्टेन कौन सा है, हीट किल्ड वाला, प्लस में आर स्टेन डाल दिया एज इट इज, बिना हीट स्टेन किए आर स्टेन डाल दिया। और इसके बाद जब इसको माइस में इंजेक्ट किया तो ये क्या हुआ, माइस इसको डिजीज कोज होगी और डिजीज कोज होने के बाद ये मर गया। तो क्या हो गया भाई, ये कैसा हुआ, जब पहले नॉर्मल था डिजीज कोज हुई मर गया। सेकेंड जो सिचुएशन है उसमें क्या हुआ, जो आर स्टेन ये क्या है, ये हमारे पास नॉन वायरुलेंट है, यानी कि डिजीज कोज नहीं करनी है, तो इसने वही किया सेम। पर यहां पर ऐसा क्या हुआ कि आर स्टेन भी से नहीं मरना चाहिए पर मर रहा है, और आर स्टेन को जब हीट किल्ड किया तो भी नहीं मरे थे, तब भी लिविंग थे। पर यहां पर जब ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में जब ये लिविंग है पर जब इनको मिक्स किया गया तो ये डाई क्यों हो गया, क्यों ये नॉन वायोलेंट से वायोलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जब हमने यहां पर एस स्ट्रेन को क्या किया, जब हमने हीट किल्ड किया तो इसका जेनेटिक मटेरियल और इसकी स्ट्रक्चर है जो वो टूट गई और वो इस सेल से बाहर निकल आई और इधर उधर बिखर गई। जब हमारे पास आर स्ट्रेन प्रेजेंट है जो कि नॉर्मल है, उसमें कोई हमने हीटिंग नहीं की, तो वो आर स्ट्रेन का डीएनए यहां इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, और इसके अंदर ट्रांसफर होने के बाद जो आर स्ट्रेन हमारे पास नॉन वायरुलेंट था अब वो कैसा हो गया, वायरुलेंट। ठीक है, यानी कि डिजीज कोजिंग कर सकता है। यही मेन चीज है कि यहाँ का जो डीएनए जो इसके अंदर एक्टिव था, पर वो जब इसको हीट मतलब करके उससे बैक्टीरिया को किल कर दिया तो इसका डीएनए अब हमारे पास इनएक्टिव है, वो अपना एक्शन नहीं शो कर रहा। पर जब वो डीएनए आर स्टेन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उससे क्या हो गया, आर स्टेन एक्टिव हो गया, जो कि पहले क्या था, इनएक्टिव था। यानी क्या हुआ, कुछ ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ, कुछ ट्रांसफर हुआ है। इसने ऐसा बोल दिया कि ट्रांसफर हुआ है, पर ये नहीं बता पाया कि क्या ट्रांसफर हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर किसने डिस्क्राइब किया, उसे क्या बोलते हैं हम, ओवरी मैकलेड एंड मैकार्ड एक्सपेरिमेंट है, जो ये कब किया गया था, 1944 में। तो इन साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हुए ये बिल्कुल तथ्यों के साथ ऐसा साबित कर दिया कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे साबित किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा है, इससे आगे काम किया था इन्होंने, क्या किया इन्होंने, जब भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे हम, जेनेटिक मटेरियल, जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे ध्यान रखना क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, मेनली यही तीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। होगा क्या, तो उन्होंने क्या किया, किसी भी सेल के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में, तो क्या किया उसने, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीएज, प्रोटीज इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर देंगे यानी खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ, जब हमने इन सेल के अंदर क्या डाला, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि प्रोटीएज डाला, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा था, हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनएज जब इसके अंदर डाला तो भी इस आरएनएज एंजाइम ने आरएनए को क्या कर दिया इसने उसको
डाइजेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, तो उससे क्या पता लगा, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड क्या किया इन्होंने, डीएनए के को डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, डीएनएज। जब डीएनएज एंजाइम यहां पर ट्रांसफर किया तो डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या पता लगा, अगर प्रोटीएज डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो हम कह सकते थे प्रोटीन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आरएनएज डालने के बाद अगर ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता तो हम ये बोल सकते थे कि आरएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। और पर डीएनएज डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस रुक गई तो उसे क्या बोलेंगे हम, कि इसका मतलब कि ट्रांसफर क्या हो रहा है, डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान रखना ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था और इसने ये कहा था कुछ ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसने ये बताया कि क्या ट्रांसफर हो रहा है। इसने बताया कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, और इन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल में कौन सा, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कौन सा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शे एंड चेज। ठीक है, हर्शे एंड चेज का मतलब क्या है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1952 में इस एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, कौन सा, एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये साबित हो गया कि एक्चुअली ट्रांसफर क्या हो रहा था। एक तो यहां पर हो गया हमारे पास कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है, पर एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे पता लगा कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसे हम। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 4 स्टेप है, हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा रेडियो लेबलिंग। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा है, रेडियो लेबलिंग। सेकंड होगा हमारे पास इन्फेक्शन। थर्ड हमारे पास होगा ब्लेंडिंग, और फोर्थ हमारे पास होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, 4 स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट में। तो पहला क्या हमारे पास, रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग में क्या किया हमने, यहां पर उसका मेन हथियार क्या था, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो जो बैक्टीरिया में इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, बैक्टीरिया में। ये इस शेप के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं मेनली, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज। तो क्या हुआ, इन्होंने 2 केस लिए। 2 केस कैसे लिए था कि इन्हें पता लग जाए डीएनए ट्रांसफर हो रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। तो 2 केस क्या लिए, हम सेपरेट करेंगे ऐसे करके। इसके पास इन्होंने क्या किया, पहला क्या है, रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग में क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिए, 2 अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है, हमारे पास ये हैं 2 बैक्टीरियोफेज ले लिए, इनको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर दिया। क्या कर दिया, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पर जो भी आर्टिफिशियल मीडियम था उसके पास क्या रहा, उसको किससे लेबल कर दिया, यहां पर इसके पास था रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसे हम एस बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर डाल दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, 2 यहां पर क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब हुआ क्या, ये था फर्स्ट स्टेप, रेडियो लेबलिंग। तो जब इसमें ये इंक्यूबेट हो रहा था तो क्या हुआ, जो हमारे पास वायरस किससे बनता है, आप सबको पता है, जो भी वायरस होता है इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन का इसके पास कैप्सिड होता है। ये मेन 2 चीज होती हैं, प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, और कोई एक्टिविटी नहीं होती वायरस में, 2 ही चीज होती है, इसका प्रोटीन, कैप्सिड मतलब होता है आउट कोट भी बोलते हैं इसे हम, और बीच में डीएनए है जो इसका वो क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल। तो क्या होगा,
जब रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ इसे जब रिएक्ट किया गया तो इसमें जो रेडियो एक्टिव सल्फर था उसको प्रोटीन ने एब्जॉर्ब कर लिया, पर डीएनए ने नहीं किया। और ऐसा यहां पर क्या हुआ, जब इस बैक्टीरियोफाज को इस आर्टिफिशियल मीडियम में जब रिएक्ट किया गया तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डीएनए ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, पर प्रोटीन ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि डीएनए की जब आप चेन पढ़ोगे तो उसमें एक फॉस्फोरस है या फिर फॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ही ये फॉस्फोरस को रिएक्ट कर पा रहा है। और यहाँ पर प्रोटीन जब पढ़ते हो तो प्रोटीन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सल्फर ही सल्फर को रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मेन चीज इसलिए। तो क्या हुआ अब हमारे पास प्रोटीन तो कौन सा है, सल्फर वाला, और डीएनए हमारे पास कौन सा आ गया, फॉस्फोरस वाला। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव लेबल हो गया। ऐसे हमने हमारा मेन काम क्या था, डीएनए और प्रोटीन को क्या किए, लेबलिंग करें इनकी रेडियोएक्टिव से। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोटीन से क्या किया, सल्फर, और डीएनए किसको रिएक्ट कर रहा है, फॉस्फोरस को। उसके बाद क्या किया, इन्फेक्शन। सेकंड क्या है, इन्फेक्शन। तो ई कोलाई, ये हमारे पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहां पर ये अटैच हो गया। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, अटैच हो गया। अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके साथ, अपने उस जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स करेगा। तो कैसे लगाओ कि यहां पर जेनेटिक मटेरियल किसका प्रेजेंट है, डीएनए किसका, ये ई कोलाई का, और यहां पर प्रेजेंट किसका है, बैक्टीरियोफाज का। तो क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, और ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको ब्लेंडिंग कर, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होगा, इसका जो मटेरियल अलग अलग, इसका जब जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज है ये खाली हो गई, अब इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहां ट्रांसफर हो गया, हमारे पास ई कोलाई में, इधर भी ई कोलाई में। उसके बाद क्या होगा, हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, ठीक है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन को बड़ी तेज स्पीड से रोटेट करती है। ठीक है, और उस पे रोटेट करने के पीछे रीजन क्या होता है, अब वो ट्रांसफर हो रहा है ऑन द बेस ऑफ देयर वेट, वेट के बेस पे वो एडजस्ट हो जाएंगे, जिसे जहां एडजस्ट होना है। ठीक है, कैसे होगा, लगाओ कि हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, मिक्सर है, इसे हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे, ऐसे बहुत तेज गति से घूमता है, उसे हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं। वो आरपीएम की स्पीड से, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 एक मिनट में इस तरह रोटेट करती है वो। ठीक है, तो इतने आरपीएम पर वो सेट होता है अपना अपना आरपीएम, तो उस आरपीएम पर इसे रोटेट किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसमें जो भी मिक्सचर हो ना उसकी अलग अलग वेट के बेस पे ये सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब इस सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन में ई कोलाई और बैक्टीरियोफाज थे, जब उसने इन्फेक्शन किया अपना जेनेटिक मटेरियल का ई कोलाई में, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, देखो कुछ चीज तो नीचे सेटलमेंट हो जाती है, कुछ चीज ऊपर रहती है। ठीक है, अब देखो मेन काम क्या है, मेन काम क्या होगा, जो नीचे बैठा उसे बोलते हैं पैलेट, क्या बोलते हैं, पैलेट, और जो ऊपर आता है उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दो चीजें आएंगी हमारे सामने, जो नीचे सेटल डाउन होगी, नीचे बैठ के वो क्या होंगी, पैलेट, और जो ऊपर आ गई यानी वेट में लाइट है वो उसे क्या बोलेंगे हम, सुपरनेटेंट। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, जब जेनेटिक मटेरियल था जो, वो तो जो सेल है हमारे पास, वो सेल तो नीचे बैठ गई, सारी की सारी सेल, ये तो सारी सेल कहां बैठ गई, नीचे बैठ गई, और जो खाली कोट था ये प्रोटीन था, कोट था, ये ऊपर आ गया सुपरनेटेंट में। ठीक है, क्या क्या इसको ऊपर आ गया। तो फिर क्या देखते हैं, जब हम इसको एड्रेस करते हैं, जब हम इसकी एक किस्म से इसको एनालाइज करते हैं, तो क्या पता लगेगा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल था टोटल, वो सारे का सारा क्या है, सारा का सारा रेडियो एक्टिव। और सुपरनेटेंट में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोटीन के खाली कोट प्रेजेंट है। तो यहां पे भी क्या पता लग रहा है
कि यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ था वो क्या हुआ था, प्रोटीन हुआ है या डीएनए हुआ है, तो क्या ट्रांसफर होगा, वो डीएनए। तो ये 4 स्टेप एक्सपेरिमेंट था, जिसे क्या बोलते हैं हम, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट से हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो पहले हम रेडियो एक्टिव करेंगे, भाई क्या होगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए को रेडियो एक्टिव करेगा, और रेडियो एक्टिव सल्फर है जो वो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करेगा। फिर उसे हम इन्फेक्ट करेंगे इकोलाई बैक्टीरिया में। अब उसके बाद क्या होगा, उनमें ब्लेंडिंग होगी, वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे, और जब ट्रांसफर करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो पता लगता है कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है कुछ नीचे बैठा है, कुछ ऊपर है, ऊपर सुपरिटेंडेंट होता है, नीचे वाला पैलेट होता है। जब हमने फर्दर आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि जितना जो डीएनए था वो ही सारा का सारा डीएनए हमारे पास कैसा आ गया, रेडियो एक्टिव आ गया। पर प्रोटीन में सिर्फ वही रेडियो एक्टिव थे जो हमने बैक्टीरियोफाज में किया था, और कोई प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इसे हमें क्या पता लग रहा है, डीएनए ही ट्रांसफर होता है। तो मेनली जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पता लगा कि ट्रांसफर क्या हो रहा है, वो हो रहा है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, और काफी आसान टॉपिक था। ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो काफी आसान है, और आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जहाँ पर लास्ट में ऊपर यहाँ पर 3 डॉट बटन होते हैं ना, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।